हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और जो हमारी आपकी क्लास 12 से रिलेटेड वीडियो आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि जो हमारा मेन मोटो है वो है आप सभी को कम समय में ज़्यादा कार्य करवाना। क्योंकि जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनका समय बचाना हमारा मेन कार्य है, क्योंकि वो अपने जो टाइम बचता है उस टाइम में अपनी बाकी जो तैयारी है वो कर सकें। और आपका जो चैप्टर लगभग 3 से 4 दिन में कंप्लीट होता है उसको हम चाहते हैं कि 20 से 25 या 8 से 10 मिनट में कवर करवा दें स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो चलिए आज फिर लेकर आए हम आपके लिए नई स्टोरी। जो चैप्टर रहेगा हमारा द सप्लीमेंट्री रीडर का, क्लास 12 से रिलेटेड। नाम है चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 द एनिमी। और इसके जो राइटर रहेंगे वो रहेंगे पॉल सेसबैक। तो इस स्टोरी में एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और रियल स्टोरी मेन क्लास 12 में डाली गई है। तो चलिए हमने जो स्टोरी की थी चैप्टर 3 की, वो भी एक रियल स्टोरी थी, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाली। और ये जो स्टोरी है द एनिमी वाली, ये भी एक रियल स्टोरी की तरह है। तो चलिए हम देखते हैं स्टोरी में क्या बताया गया है। हम यहाँ पर जो मेन रूप से जानेंगे वो जो समरी के मेन पॉइंट्स हैं, यानी सिंप्लीफाई वर्जन ऑफ द स्टोरी के माध्यम से आपको सारे मेन पॉइंट्स आपको बता दिए जाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे चैप्टर की। चैप्टर बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, द एनिमी। तो क्या बताया गया स्टोरी में, एक सडाओ नाम का जापानी जो प्रसिद्ध एक सर्जन और वैज्ञानिक भी था। यानी सडाओ नाम का एक जापान का एक बंदा था जो क्या था, सर्जन भी और वैज्ञानिक भी था। उसका घर जापान के समुद्र तट पर स्थित एक स्थान पर था, जहां वह अपने जो लड़कपन में अक्सर खेला करता था। यानी जहाँ भी उसका बचपन था वहीं पर उसने क्या बना रहा था, वहीं पर उसका घर था। यह चट्टानों पर स्थित था। वह एक तंग से तट काफी में ऊपर स्थित था, जिसके किनारे झुके हुए देवदार के पेड़ थे। जापानी समुद्र तट के नजदीक कुछ छोटे छोटे द्वीप थे। सडाओ का पिता अक्सर उसे उन द्वीपों पर ले जाया करता था। वह उन द्वीपों की तरफ इशारा करता और कहता, उस पार वे द्वीप जापान के भविष्य की ओर जाने वाली सीढ़ियां हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका भविष्य कैसे बनाएं। तो इस तरीके से जो सडाओ के पिता थे वो किसको बोलते थे, सारी बातें सडाओ को बोलते थे। सडाओ की शिक्षा उसके पिता की मुख्य चिंता थी। वह कभी भी उसके मजाक नहीं करता था, न ही उसके साथ खेलता था। वह सिर्फ उसकी शिक्षा की चिंता किया करता था। जब सडाओ 22 वर्ष का हुआ तो उसे अमेरिका भेज दिया गया, ताकि वह सर्जरी और चिकित्सा के बारे में उतना सब जान सके जितना उसे संभव हो। अमेरिका में सडाओ एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में रहता था। कुछ अन्य विदेशी विद्यार्थी भी वहां पर रहते थे। यहाँ कमरे बहुत ही छोटे थे और भोजन भी ठीक नहीं मिलता था। इसके अलावा प्रोफेसर की पत्नी भी बहुत बातूनी थी, परंतु सडाओ वहीं रहता था क्योंकि वहां एक जापानी लड़का हना से मिला, जिससे जापानी लड़की थी जिसका नाम क्या था, हना, और उससे वह प्रेम करना लगा। यदि वह जरा भी संभव हो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, किंतु उन्होंने जल्दबाजी में अमेरिका में विवाह न किया। सडाओ के पिता ने उसे कभी स्वीकार नहीं करना था जब तक वह अपनी जाति से शुद्ध जापानी न हो। यानी कभी भी सडाओ के पिता नहीं चाहते थे कि जो वो एक अमेरिकन लड़की से शादी करे। वो क्या चाहता था, एक जापानी लड़की से शादी करे जो शुद्ध जापानी हो। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस जापान आ गया। जब सडाओ के पिता ने हना को देखा, वह तुरंत उनके विवाह के लिए सहमत हो गई। विवाह पुरानी जापानी शैली के साथ पूरा किया गया। तो इस तरीके से हना और किसकी, सडाओ की शादी हो जाती है। सडाओ और हना संपूर्ण प्रसन्नता का जीवन जीने लगे। अब उनके 2 बच्चे भी हो गए थे, किंतु उनका एक दूसरे के प्रति हमेशा की तरह जो प्यार था वो जवान बना रहा। सडाओ कई बार सोचा करता था कि किससे विवाह करता यदि वह हना से संयोगवश अमेरिका में न मिला होता। तो इस तरीके से जो दोनों की प्रेम कहानी थी बहुत अच्छी चल रही थी, पति पत्नी के रूप में भी। एक रात जब सडाओ घर आया तो उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। उसने अपनी बाँह उसकी बाँह में डाले और स्नेहपूर्वक मुस्कुराई। इस तरीके से
जो दोनों अपने प्रेम को दर्शाते हैं। इसी पल था कि दोनों ने कोहरे की ओर अंदर काली चीज निकलते हुए देखी। वह एक आदमी था। उसे समुद्र की लहरों ने बहा कर ला कर फेंका था। वह लड़खड़ाता कुछ कदम बढ़ा और फिर हाथों और घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर वह कुछ दूर रेंगा, मुंह के बल गिर पड़ा और वहीं पर पड़ा रहा। यानी जब दोनों पति पत्नी ने उसको देखा तो वह आदमी इस तरीके की यानी घायल अवस्था में था। सडाओ और हना दोनों तेजी से दौड़ते उस जगह पर पहुंचे जहां वो आदमी पड़ा हुआ था। वह बिना हिले डुले पड़ा और उसका चेहरा रेत के अंदर था। आदमी घायल था। सडाओ ने भावना उसका आदमी के एक तरफ की रेत में अब तक एक धब्बा सा बन चुका था, क्योंकि अब वो पूरी तरह बेहोश था और उसका जो मुंह था वो किसके अंदर धंस गया था, रेत के अंदर धंस गया था। इस तरीके से किसने किसको देखा, सडाओ ने और उसकी पत्नी हना ने उस आदमी को ऐसे घायल हुए और पड़े हुए रेत के अंदर देखा। अब क्या बता रहे हैं वो कि वो जो आदमी था बिना हिले डुले रेत के अंदर पड़ा था। आदमी बहुत घायल था। अब क्या देखते हैं दोनों कि उसके सिर पर एक पुरानी टोपी थी और उसके गीले कपड़े जो थे वो चिथड़े बन चुके थे। सडाओ ने आदमी का सिर घुमा, उसने उसका चेहरा देखा। अरे यह एक गोरा आदमी है, हना फुसफुसाई। ये किसने, हना ने किसको कहा, सडाओ को। हाँ वह गोरा आदमी था। गोली टोपी सिर से अलग हो गई थी, गीली टोपी सॉरी, और उसके गीले पीले रंग के बाल दिखाई देने लगे। उसका जवान और यातना प्राप्त चेहरे पर एक बद्दी सी पीली दाढ़ी थी। वह बेहोश था और उसके बारे में कुछ नहीं जान पा रहा था कि वो किस लिए यहाँ पर आया है और ये खून में लथपथ है। अब सडाओ को घाव की याद आई। अपनी कुशल उंगलियों से वह घाव को टटोलने लगा। उसने छूने मात्र से फिर से ताजा खून बहने लगा। तो ये सारी चीजें कौन देख रहा था, सडाओ देख रहा था उस घायल व्यक्ति के शरीर पर जो घाव थे। और जब वो उस घाव को देखने लगा तो सिर्फ उसके छूने से ही क्या होने लगा, दोबारा से उसके अंदर से खून बहने लगा। उसकी पीठ के निचले हिस्से की दाहिनी और बंदूक की क्या लगी थी, गोली लगी थी और उससे उसका घाव था वह फिर से खुल गया था। किसी समय कोई ज्यादा दिन पहले नहीं हुआ था। आदमी को गोली लगी थी और फिर उसकी देखभाल नहीं की गई। इस तरीके से जो उसका घाव से क्या बह रहा था, खून बह रहा था। सडाओ ने घाव में वह समुद्री काई भर दी जो समुद्र तट के चारों तरफ बिखरी थी। आदमी अपनी बेहोशी में दर्द से कर रहा था और जागा नहीं, सिर्फ उसका जो पेन को वो महसूस कर रहा था। सबसे अच्छी चीज जो हम कह सकते हैं यह है कि होगी कि हम उसे वापस समुद्र में डाल दें। हना ने ये कहा। ये किससे कहा, ये सडाओ से कहा। यदि हम किसी गोरे आदमी को अपने घर में शरण देते तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यदि हम उसे कैदी की तरफ पकड़ा देंगे तो निश्चय ही वह मारा दिया जाएगा। तो सडाओ बोला। तो इस तरीके से दोनों पति पत्नी आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। कौन है, हना ने फुसफुसा कर कहा। उसमें अवश्य ही कोई ऐसी बात है जो वह अमेरिकन लगता है, सडाओ ने कहा। उसने यह जीर्ण शीर्ण टोपी ऊपर उठाई। उस पर ये शब्द लिखे थे, यूएस नेवी। यानी यह कोई अमेरिका का जो नाविक है जो नेवी में क्या करता है, जॉब करता है और युद्ध के दौरान यानी ये कि युद्ध बंदी है और युद्ध के दौरान ये घायल हो गया और किसी तरीके से बच निकलने के चक्कर में ये पानी में बहाकर आ गया। तो इस तरीके से कौन बोलते हैं, सडाओ अपनी पत्नी से बोलता है और वह कैद से बच निकला और इस तरीके से घायल होकर वह यहाँ पर पानी में पड़ा है। अजीब बात है, सडाओ ने कहा। यदि हम आदमी स्वस्थ होता तो मैं इसे बिना किसी कठिनाई के पुलिस के हवाले कर देता। मुझे कोई परवाह नहीं थी। वह मेरा शत्रु है, सभी अमेरिकन मेरे शत्रु है, किंतु वह क्योंकि वह घायल है तो मैं इस तरीके से उस आदमी को किसके हवाले नहीं कर सकता हूँ, पुलिस के हवाले नहीं कर सकता हूँ। ये बात किसने, सडाओ ने अपनी पत्नी हना से कही। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, अमेरिका और जापान के बीच में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो इस जो डॉक्टर सडाओ था वो अपनी पत्नी हना को बताता है। तुम उसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते, हना बोली। फिर तो हम एक चीज कर लेते हैं, हमें इसे घर के अंदर ले जाना चाहिए। किंतु नौकर लोग हैं, सडाओ ने पूछा। हमें उनसे सिर्फ यही कहना कि हमारा इरादा इसे पुलिस के हवाले करने का है। हमें बच्चों और तुम्हारी स्थिति का भी ध्यान रखना होगा। हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे यदि हम इसे एक युद्ध बंदी के रूप में पुलिस के हवाले नहीं
कर देते। तो इस तरीके से हना और सडाव दोनों आपस में बातें करते हैं और बोलते हैं कि हम जो हमारे नौकर हैं, यानी जो डॉक्टर सडाव था उसके 2 नौकर थे जो उसके घर में रहते थे, जो उसके बच्चों की और घर की देखभाल करते थे। अब क्या है, निश्चित रूप से सडाव सहमत होता है कि मैं कोई अन्य चीज करने के बारे में नहीं सोचता हूँ। इस प्रकार से सहमत हुए वो आदमी को उठाकर घर के अंदर ले गए। अब वह इतना मैला कुचला पड़ा हुआ था। हना ने कहा, हाँ अच्छा होगा कि इसे नहला दिया जाए। सडाव सहमत होकर कहा, यदि तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसको नहला दूंगा। मैं नहीं सहन कर सकती कि तुम इसे छुओ। वह बोली, हमें नौकरों को बताना पड़ेगा कि यह आदमी यहाँ पर है। मैं अभी यूमी कौन थी, नौकरानी को बता देती हूँ, यानी उनकी नौकरानी थे, वह कुछ मिनटों के लिए बच्चों को छोड़ सकती है और इस आदमी को नहला सकती है। तो इस तरीके से कौन, जो हना थी वो डॉक्टर सडाव को कहती है। सडाव ने इस पर एक पल विचार किया, चलो ऐसा ही होने देते। उसकी सहमति से कहा, तुम यूमी को बतला दो और मैं बाकी सबको बता दूंगा। किंतु जब नौकरों को पता चला कि उनका मालिक क्या कर रहा है तो उन्होंने इस विषय में कोई भी काम करने से साफ इनकार कर दिया। यूमी ने कहा कि वह गोरे आदमी को नहीं नहलाएगी। इस तरीके से जो उसकी नौकरानी ने किसको, डॉक्टर सडाओ और हना को जवाब दिया। अब हना ने स्वयं ही गोरे आदमी को पानी से साफ करना शुरू कर दिया। वह उसे तब तक साफ करती रही जब तक कि उसके शरीर का हिस्सा बिल्कुल साफ न हो गया। उसी बीच सडाव ने अपने सर्जन वाले इमरजेंसी बैग लेकर अंदर आ गया। तुमने अपना ऑपरेशन करने का निश्चय कर लिया है, वह चीखी। तो कौन चीखती है? हना चीखती है। किसके ऊपर? मिस्टर सडाव के ऊपर। डॉक्टर सडाव कहता, हाँ क्योंकि मैं इसका ऑपरेशन जरूर करूंगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर किसी को मरने नहीं दे सकता है। इस तरीके से पलट कर जवाब किसने दिया? हना को डॉक्टर सडाव ने दिया। उसे पलटने में मेरी मदद करो। कौन कहता है ये? डॉक्टर सडाव अपनी पत्नी को कहता। हना ने बिना एक शब्द बोले उसका आदेश का पालन किया और सडाव आदमी की पीठ की सावधानी से साफ करने लगा। तो इस तरीके से डॉक्टर सडाव हो वो क्या कर रहा है? अपना कर्तव्य यानी अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। आगे क्या कहते हैं, जब डॉक्टर सडाव ऑपरेशन करता रहा, हना उसको जितनी भी मदद हो उसकी मदद करती रही। जब वह आदमी चेहरे की तरफ देख रही थी तो उसकी गर्दन पर ठीक कान के नीचे चोट के गहरे लाल निशान थे। निशानों से पता चलता है कि आदमी को पूरी तरह से पीटा गया, नहीं यातनाएं दी गई हैं। हना को जापानी जनरल टाकीमा की याद आ गई, जो घर पर अपनी पत्नी को निर्दयता से पीटा करता था। यदि कोई आदमी एक औरत के प्रति इतना निर्दय हो सकता है तो वो पूरी तरह से इसके अधीन हो गए हो, तो क्या वह युद्धबंदी के प्रति क्रूर नहीं होगा? तो इस तरीके से जो हना अपनी एक पुरानी यादों के बारे में डॉक्टर सडाव को कहती है और खुद भी सोचती है कि किस तरीके से एक जापानी जनरल था टाकीमा, जो अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से पीटता था, और ये कहती है कि ये तो एक दुश्मन है, तो इसको जरूर क्रूर तरीके से पीटा गया है। सडाव ने महसूस किया कि उसके औजार का सिरा किसी सख्त चीज से टकराया था। वह खतरनाक रूप से गुर्दे के नजदीक की जगह थी। अब वह अपनी उंगलियों से टटोलने लगा। वह मानव शरीर के एक एक अणु से परिचित था। फिर जल्दी से उसने एक साफ और बिल्कुल सही चीरा लगाया। गोली बाहर थी। आदमी कांपा, किंतु वह अभी भी क्या था? बेहोश था। तो इस तरीके से डॉक्टर सडाव ने उसका ऑपरेशन के द्वारा उसकी गोली को क्या कर दिया था? बाहर निकाल दिया था। लेकिन आदमी बेशक बेहोश था, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को महसूस कर रहा था। जब योग जामा यानी ठीक हो जाता है और वो जागता है तो बहुत कमजोर और डरा हुआ महसूस करता है। आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं? वह बुदबुदाया। मैं समझ नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, डॉक्टर सडाव बोला। मुझे तुमको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तुम एक युद्ध बंदी हो। जब उस युवक ने बोलने का प्रयत्न किया तो सडाव ने कहा, मुझे कुछ भी न बताओ, मुझे अपना नाम तक न बताओ जब तक मैं तुमसे न पूछूं। युवक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया। बाहर हन्ना सडाव का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, नौकर महसूस करते हैं कि अब वो यहाँ नहीं रह सकते। यदि हम इस आदमी को ज्यादा यहाँ रखेंगे तो हमारे नौकर हमें छोड़कर चले जाएंगे और हम देश के सामने भी गद्दार साबित होंगे। इस तरीके से जो हना किसको कहती है? डॉक्टर सडाव को बताती है। अब क्या कहती है? जो
आपस में बातें कर रहे हैं वह कहते हैं कि हमने अपने देश के बारे में सबसे पहले सोचना भूल चुके हैं। उनका विचार है कि हम अमेरिकी गद्दार हो गए हैं, यानी हम जो अमेरिकी गद्दार हैं। यह सच नहीं है, सडाव ने सख्ती से कहा। अमेरिकन हमारे शत्रु हैं, परंतु मुझे प्रशिक्षण दिया गया, यानी मेरे को ट्रेनिंग दी गई है कि किसी व्यक्ति को मरने न दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नौकर लोग को इस बात के समझ नहीं आ सकती है क्या? अन्ना ने कहा। उनको ये बात समझ नहीं सकते, उन्हें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सडाव ने प्रतिदिन उस युवक के घाव को ध्यान में जांचना जारी रखा। आखिरी टाके निकाल दिए गए थे। ऐसा लगता था युवक 15 दिनों में लगभग पूरी तरह से क्या हो गया, ठीक हो जाएगा। सडाव वापस अपने दफ्तर में गया और ध्यानपूर्वक पत्र पुलिस के मुख्य अधिकारी को भेजने के लिए टाइप किया, जिसमें उसने पूरे मामले की रिपोर्ट लिख दी। फरवरी की 21 तारीख को एक भागा हुआ कैदी मेरे घर के सामने एक तट पर समुद्र से बहता हुआ आया। यहाँ तक उसने टाइप किया कि फिर उस अपनी डेस्क के गुप्त दरवाजे खोले और अधूरी रिपोर्ट दराज में डाल दी। उसके बाद 7वें दिन 2 चीज हुई। हना ने सवेरे के समय पाया कि किसी भी नौकर ने अपना काम नहीं किया था। जब वे उसके सामने आए तो उसने उनका हिसाब कर दिया, उस सब के लिए उनका धन्यवाद किया जो उन्होंने उसके लिए किया था। दोपहर में दूसरी चीज हुई। एक संदेशवाहक अपनी सरकारी वर्दी में उनके घर आया। हना इतना डर गई कि एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसने सोचा कि वे उसके पति की गिरफ्तारी के लिए आए हैं, परंतु वह आदमी सडाव की तरफ चल कर गया और बोला, आपको महल में आना होगा। उसे बूढ़े जनरल को फिर दर्द होने लगा है। तो इस तरीके से जो दूसरा आदमी की घटना हना के सामने घटित हुई। सडाव सिर्फ एक सर्जन के रूप में नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध हो चुका था। वह एक खोज की अंतिम रूप देने लगा हुआ था जो गांव को पूरी तरह से साफ बना देती थी। इस कारण उसे सैन्य दलों के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। इसके अलावा बूढ़े जनरल का दवाइयों से भी इलाज करता था। कुछ खतरा भी था, शायद बूढ़े जनरल का ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ जाए। इन कारणों की वजह से सडाव को जापान में ही रखा गया था, नहीं तो सडाव को कहाँ भेजा जाना था, बाहर भेजा जाना था। तो इस तरीके से सडाव के बारे में बताया गया कि सडाव किस तरीके से वैज्ञानिक के रूप में भी कार्य कर रहा था और एक डॉक्टर के रूप में भी कार्य कर रहा था। अब जब सडाव बूढ़े जनरल का हाल चाल जानने वापस पहुंचा तो उसने उस अमेरिकी सैनिक के बारे में पूरी कहानी सुना दी। उसने कहा, श्रीमान, मुझे उस आदमी की कोई परवाह नहीं है, परंतु उसका ऑपरेशन इतनी सफलता से करने के बाद क्या उसका जो जुबान थी वो रुक जाती। हाँ, जनरल बोला, इससे मुझे महसूस होने लगा कि तुम मेरे लिए और भी आवश्यक बन गए हो। यह स्पष्ट हुआ कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। तुम इतने कुशल हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। तो इस तरीके से जो जनरल है, बूढ़ा जनरल है, वो किसको कहता है? डॉक्टर सडाव को कहता है। तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मान लो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया गया और अगले ही दिन मुझे ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए तो कई और सर्जन भी हैं, श्रीमान सडाव ने सुझाव दिया। कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, जनरल ने उत्तर दिया। तो इस तरीके से जो बूढ़ा जनरल है पूर्ण रूप से किसके ऊपर भरोसा करता था? डॉक्टर सडाव के ऊपर भरोसा करता है। वह कहता है, सबसे बढ़िया सर्जन जर्मनों के द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं और तब भी ऑपरेशन को सफल मानेंगे चाहे मैं मर भी जाऊं। बूढ़े जनरल ने उस अमेरिकी सैनिक से छुटकारा पाने का तरीका स्वयं ही सुझाया। उसने कहा कि उसके पास अपने निजी गुप्त हत्यारे थे। वे बहुत कुशल थे और अपना कार्य सही करते थे। कोई आवाज नहीं करते थे। वे लाश को हटा भी सकते थे। वह शायद सबसे बढ़िया रहेगा, श्रीमान सडाव ने हना के विषय में सोचते हुए कहा। सडाव जनरल से यहाँ चलाया और योजना के विषय में सोचता हुआ घर चला गया। इस तरह से पूरी समस्या हल नहीं निकल आएगा। उसने तब तक वह सोचता रहा। उसने हना को कुछ भी नहीं बताने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वह घर में हत्यारों के विचार से ही डर जाएगी। तो इस तरीके से हना से बातें कौन छुपाता है? डॉक्टर सडाव छुपाता है। जो सुझाव किसने दिए थे? जो बूढ़े जनरल ने डॉक्टर सडाव को दिए थे।
सडाव ने 3 रातें बहुत तनाव से गुजारी, किंतु प्रत्येक सुबह को वह पता था कि कुछ भी घटित हो सकता है। वह अमेरिकन को काफी स्वस्थ और प्रसन्न पाता। वह ऐसे तनाव के एक अन्य रात नहीं गुजार सकता था, इसलिए वह उस आदमी से छुटकारा पाने का कोई तरीका सोच रहा था। अब उस डॉक्टर सडाव किससे कहते हैं, उस अमेरिकन से कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। यदि मेरे विचार से अगर तुम चाहो तो तुम अपनी नाव लेकर रात के समय यहाँ से निकल सकते हो। मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ भोजन और वस्त्र भी तुम्हें पहनने के लिए दे सकता हूँ। तो इस तरीके से भोजन और अतिरिक्त वस्त्र हो तो तुम नाव चलाकर छोटे से द्वीप तक जा सकते हो। तट से ज्यादा दूर नहीं है। उस द्वीप पर कोई नहीं रहता, किंतु क्योंकि तूफान में वह द्वीप पानी में डूब जाता है। परंतु आजकल तूफानों का मौसम नहीं है। तुम सब वहां रह सकते हो जब तक किसी जो कोरियाई मछली मार नौका को गुजरते हुए नहीं देख लेते। मैं समझ रहा हूँ कि आप एक बार फिर से मेरी जान बचा रहे हैं। उसने कि जो अमेरिकन जो नेवी फोर्स का बंदा था वो किसने ये बात कही, डॉक्टर सडाव से कही। डॉक्टर सडाव क्या कहता है, बिल्कुल नहीं। सडाव ने कहा तुम यहाँ और ज्यादा रखना मेरे लिए असुविधाजनक होगा। उसने आदमी को अपनी छोटी सी टॉर्च दी और कहा, अगर तुम्हारा भोजन समाप्त हो जाए इससे पहले कि तुम्हें कोई नाव मिल जाए, तुम इस टॉर्च को 2 बार जलाकर उसी क्षण से इशारा दे देना। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाएगा, अंधेरे में इशारा मत देना क्योंकि वह दिख जाएगा। अगर तुम ठीक ठाक हो किंतु फिर भी वहीं हो तो एक बार इशारा करना। तुम्हें ताजी मछलियां पकड़ना आसान लगेगा, परंतु तुम्हें उन्हें कच्चा ही खाना पड़ेगा। आग यानी अगर आप पकाई जाए तो दिख जाएगी। तो इस तरीके से डॉक्टर सडाव किसको ये सारी बातें कर रहा है, उसे अमेरिकन जो बंदा था उसको, जब वो जा रहा था उसको सुझा रहा है। उस युवा अमेरिकन ने बिना एक शब्द बोले जोश से सडाव से हाथ मिला और वहां से चला गया। 1 या 2 बार सडाव ने उसको टॉर्च को जलते हुए देखा, जिसे उसका रास्ता देख पाने के लिए जलाया था। वह इंतजार करता रहा जब तक कि तट के एक और बार चमक नहीं हुई। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उस रात वह चैन की नींद सोया। कौन? डॉक्टर सडाव। बूढ़े जनरल का ऑपरेशन 1 हफ्ते पहले हुआ। सडाव को रात के वक्त एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बुलाया भेजा गया। 12 घंटों तक सडाव तक यह निश्चित नहीं किया कि जनरल जीवित रह पाएगा या नहीं, किंतु फिर भी उसकी गहरी सांस लेना और भोजन मांगना शुरू कर दिया। सडाव हत्यारों के विषय में कुछ पूछ नहीं पाया था। जहां तक उसे पता था वह कभी नहीं आए थे। नौकर वापस आ गए थे। यूमी ने मेहमानों वाला कमरा बहुत अच्छी तरीके से साफ कर दिया था, किंतु 1 हफ्ते के बाद सडाव ने महसूस किया कि अब जनरल की तबीयत इतनी ठीक हो चुकी है कि उसे कैदी के विषय में बात की जा सकती है। तो इस तरीके से डॉक्टर सडाव बात कहता है कि से पूरी बात किसको करना चाहता है, जनरल से करना चाहता है। हाँ श्रीमान, वह आदमी भाग गया, सडाव ने कहा। वह कैदी है, उसे बूढ़े ने कुछ जोश से कहा। क्या मैंने तुम्हें वायदा नहीं किया था कि मैं उसे तुम्हारे लिए मरवा दूंगा? आपने जरूर किया था श्रीमान, सडाव बोलता है। किंतु जरा देखो, बूढ़े ने कहा, मैं काफी कष्ट में था। सच्चाई यह थी कि मैंने अपने अलावा किसी अन्य चीज के बारे में नहीं सोचा था। इस तरीके से मैं तुमसे किया गया वायदा भूल गया। निश्चित रूप से मेरी बहुत ही बड़ी लापरवाही थी, परंतु तुम समझ लो कि यदि वह भेद खुल जाता तो तुम समझ ही नहीं पाए कि वह क्या हो सकता था। इस तरीके से निश्चित रूप से सडाव कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसे एकदम में से समझ आ गया कि जनरल उसकी मुट्ठी में था। इसके फलस्वरूप पूरी तरह से सुरक्षित भी था। तुम एक भले आदमी हो जनरल, बुधवार आंखें बंद कर ली, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। किंतु सडाव ने अपना पुरस्कार उस रात को मिल गया जब वह संध्या प्रकाश में डूबे समुद्र को कुछ खोजने के लिए खड़ा था। उस संध्या के समय प्रकाश में कोई चुभन नहीं थी। उस द्वीप पर कोई भी नहीं था। उसका कैदी जा चुका था, निसंदेह सुरक्षित रूप से, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी कि वह केवल किसी कोरियाई नौका के आने तक वहां इंतजार करे। वह एक पल के लिए उस समुद्र की तरफ गौर के देखते हुए बरामदे में खड़ा रहा, जहां से उस रात वह युवक आया था, और उसके मन में कुछ अन्य सफेद चेहरे आ गए जिनको
उन्हें जाना था। उसने लगभग उन सभी का घृणास्पद पाया था। अंत में उनके साथ खुले रूप से युद्ध में संलग्न हुआ उसके लिए एक राहत वाली बात थी। अब उसे अपने कैदी को सफ़ेद और घृणास्पद चेहरा याद आया। यह अजीब बात थी। उसने सोचा, मैं हैरान हूँ कि मैं उसे मार क्यों न सका। यानी अब जो डॉक्टर सडाओ था, जो युद्ध में जा चुका था, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं क्या था कि मैं एक जापानी होकर भी एक अमेरिका का कैदी जो मेरे पास आया था, लेकिन मैं उसको मार नहीं सका। इस समय पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो लास्ट में हम स्टोरी में क्या समझते हैं कि डॉक्टर सडाओ ने देश का उसके लिए धर्म था, लेकिन उसका धर्म जो पहले जो उसको सिखाया गया था, उसको ट्रेनिंग दी गई थी कि कोई आदमी कोई भी हो, चाहे वो किसी भी देश से किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, लेकिन डॉक्टर का पहला कर्तव्य क्या होता है? उसकी जान को बचाना। इस तरीके से डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी पूरी करता है और डॉक्टर अपने आप से पूछता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, जबकि मेरे को पता था कि मेरे को इसको मारना है। तो स्टूडेंट, ये हमारी स्टोरी थी आज की, द एनिमी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमने जो मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी थे वो आपको समझा दिए हैं। स्टोरी को थोड़ा डेप्थ में ले जाने की भी कोशिश की गई है ताकि आपको स्टोरी पूरी तरह से समझ में आ जाए। व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम आपके दोस्तों की मदद भी हो सके और हमारी भी हो सके। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम बहुत मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन वाली और जो स्टोरी का बेस्ट है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स, मिलते रहेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ। फिर से स्वागत होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में जो क्लास 12 से रिलेटेड रहेगा और बिल्कुल ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपका चैप्टर पूरा करा जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।